कोकिलापुर गांव में एक नर्मदा नाम की बूढ़ी दादी रहती थी। नर्मदा को उसके बेटे और बहू ने अपने पोते रिंकू के साथ गांव में छोड़ दिया था। 1 वर्ष बीत गया था और नर्मदा के पास अब घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। एक दिन की बात है जब नर्मदा रिंकू के साथ निर्मला के पास कुछ खाने के लिए मांगने जाती है। अरे निर्मला, अरे ओ निर्मला, सुनती हो? क्या है सुबह सुबह? क्षमा करना बहन, पर लल्ला बहुत भूखा है। अगर कुछ खाना बनाया हो तो बस लल्ला के हिस्से का दे दो। गांव बसा नहीं भिखारी पहले ही आ गए। तुझसे कितनी बार कहा है कि तेरे बेटे तो तुझे छोड़कर चले गए और अपनी पत्नी को साथ में ले गए। अब पूरा गांव तुम्हारा भार ढोएगा क्या? निर्मला सुनो तो। नर्मदा कुछ और कह पाती उससे पहले ही निर्मला अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। नर्मदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप रो मत दादी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा ताकि आपको किसी की बात ना सुननी पड़े। अरे तू ही तो मेरा लल्ला है। अब चल, कुछ दूर और चलना है, प्रधान जी के घर। नर्मदा और रिंकू प्रधान के घर की तरफ चले जाते हैं। प्रधान घर के बाहर खटिए पर बैठा था। प्रणाम माता जी। खुश रहो भोलू, मेरा मतलब है प्रधान जी। अरे माँ, मैं तो आपका भोलू ही हूँ। क्या आज्ञा है ये बताइए। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। बेटा ही समझिए, और बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तुम तो जानते ही हो, मेरा बेटा सारी जमीन बेचकर चला गया और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। निर्मला ने भी सहायता करने से मना कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। लल्ला को भूख लगी है, तुम इसके लिए कुछ भोजन दे दो। ये भी कोई कहने की बात हुई माँ। आप जब चाहे मुझसे खाना ले जाएं और बाकी का राशन अब से मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत आभार। मैं सोच रही हूँ कि जो राशन तुम दोगे उससे दाल मखनी का ठेला लगा लूं ताकि तुम पर बोझ ना बनूं हर महीने। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं कल ही सारी व्यवस्था करके आपके घर पहुँचा दूंगा। प्रधान नर्मदा को डब्बे में खाना लाकर देता है। नर्मदा और रिंकू अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। ले लल्ला, अच्छे से खा। अब जब प्रधान जी राशन भेजेंगे तो तेरी दादी बढ़िया सी दाल मखनी की दुकान खोलेगी और जब खूब दाल मखनी बिक जाएगी तो तेरे लिए कपड़े और खिलौने भी ले आएगी। हाँ दादी, खूब सारे खिलौने। और दादी, मुझे किताबें भी चाहिए, तभी तो अफसर बनूंगा ना और पैसे कमाऊंगा। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है तू लल्ला। तुझे देखकर सारा दुख अपने आप खत्म हो जाता है। दादी। हाँ लल्ला, बोल, क्या बात हो गई? मैं तो कुछ और कह रहा था। अच्छा बता, मैं भी तो सुनूं। दादी, मैं बाहर नदी के पास उस मिट्टी से खेलूंगा तो गंदा हो जाऊंगा, इसीलिए सोचा कि आपसे पूछ लूं। अच्छा तो ये बात है। जा खेल ले, लेकिन घर जल्दी लौट आना और नदी में मत जाना। बस बस दादी, मैं समझ गया। नदी में नहीं जाना, शैतानी मत करना और मिट्टी मत खाना, ठीक है दादी? अच्छा जा, अब बहुत बातें करता है। नर्मदा के घर से कुछ ही दूर एक छोटी नदी थी। रिंकू नदी किनारे मिट्टी से खेल रहा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति जो दिखने में काफी दिव्य था, उसे मिट्टी खाता देख उसके पास आ जाता है। अरे पुत्र, ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? आप भी तो खाइए ना मामा जी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है।
एक ही पल में अपना भी कर लिया तुमने हमें। सही कहते हैं कि बच्चे बड़े अनमोल होते हैं। लाओ, जब मामा कह ही दिया है तो थोड़ी चख लेता हूँ। ये लो मामा जी। रिंकू के हाथ से दी हुई मिट्टी देवता भी चखते हैं। उसे चखकर वो बड़े ही प्रसन्न नजर आते हैं। वाह भाई, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। कहा था ना मामा जी। रिंकू अपने हाथ आगे करता है और आंखें बंद करके मुस्कुराता है। ये क्या है भांजे, मामा से कुछ कहना चाहते हो? अरे आप समझे नहीं, मेरी दादी कहती है कि एक भांजे को खिलाना सब ब्राह्मणों को खिलाने जैसा है। तब तो मामा जी आप मेरे ऋणी हो जाएंगे, इसीलिए मुझे भी खिला दीजिए और ये ऋण उतार दीजिए। अच्छा, मामा को अच्छा फंसाया है तुमने, पर मिट्टी नहीं, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। देवता ने अपने हाथ खोले और उसमें से एक हीरे का जादुई चम्मच निकला, जो उन्होंने रिंकू को दे दिया। तभी दूर से नर्मदा की आवाज आती है। रिंकू! अरे भागो भागो, दादी आ गई मामा जी। अगर उन्होंने देख लिया ना तो मिट्टी खाने के लिए डांटेंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ भांजे। वो देवता ये कहकर वहाँ से गायब हो गए। तभी नर्मदा वहाँ पहुँच गई। अरे लल्ला, तुझे मना किया था ना कि मिट्टी मत खाना, पर तनिक भी बात नहीं मानता। अरे दादी सुनो तो, मैंने मिट्टी नहीं खाई, वो तो एक मामा जी मिल गए थे, उन्होंने खिला दी। इस चम्मच पे लगी है, आप भी जरा चख लीजिए। क्या? अब तो झूठ भी बोलने लगा है। तभी नर्मदा की नजर उस जादुई हीरो के चम्मच पर गई। अरे ये तो हीरे से बना है, कौन दे गया तुझे ये? आपको पसंद आई तो आप रख लीजिए दादी, बस मुझे डांटिए मत। सब गुण है ना तुझ में, अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेता है और हर बार बच जाता है। पर आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, चल घर। एक दिन बीत जाता है और प्रधान नर्मदा के घर राशन और ठेले का सामान लेकर आता है। हाँ माँ, ये रहा सारा सामान। तुम्हारा बहुत आभार रहा भोलू। अरे माँ, फिर वही बात, आभार कैसा? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरा फर्ज बनता है। यही तो अच्छाई है बेटा तुम में। मैं सोच रही थी कि ये दाल मखनी बेचकर धीरे धीरे ये पैसे भी लौटा दूंगी। आप ना लौटाएं तो भी चलेगा, और मुझे पैसे लौटाने का ना सोचें, बस वो करती जाएं, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है। नर्मदा ने दाल मखनी बनाई और अपना ठेला चालू कर दिया। उसकी सुगंध आते ही रिंकू वहाँ अपना चम्मच लेकर खड़ा हो गया और साथ ही साथ प्रधान भी। दादी, मुझे भी दाल मखनी। रुक जा लल्ला, तुझे भी खिला दूंगी, वरना तू सब अपने सिर पर उठा लेगा। माँ मुझे भी दे दो, मैं भी चखना चाहता हूँ, और लाओ मैं रिंकू को भी खिला दूंगा। ठीक है भोलू बेटा, अभी लाई। नर्मदा तुरंत प्रधान को दाल मखनी देती है। प्रधान अपने हाथों से रिंकू को खिलाता है। प्रधान जी, बहुत स्वाद है ना दादी के खाने में? हाँ रिंकू, बड़ा ही स्वादिष्ट बना है ये, लो और खाओ। मैं भी आपको खिलाता हूँ। रिंकू अपने हीरे के चम्मच से जैसे ही प्रधान को खिलाता है, प्रधान चकित रह जाता है। क्या हुआ भोलू, कहीं तीखी तो नहीं है ना? नहीं माँ, ये हीरे का चम्मच जब इससे मुझे रिंकू ने खिलाया तो मानो इसका स्वाद 100 गुना बढ़ गया। इतना स्वादिष्ट भोजन मानो देवलोक का भोजन हो। अच्छा, क्या सच में? और ये असली हीरे हैं? 100% असली है माँ, और उससे ज्यादा असली ये चमत्कार है। रिंकू, दादी को भी खिलाओ। नर्मदा जैसे ही उसे चखती है, उसे एक ऐसा स्वाद आता है जैसे उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वाद कभी चखा ही ना हो। हाँ भोलू, सही कहते हो। मैं ऐसा करती हूँ कि इसी चम्मच का इस्तेमाल अपने भोजन को चलाने में कर देती हूँ, तो सबको एक बेहतरीन भोजन मिलेगा। अरे माँ, भोलू नाम मेरा है
और सबसे भोली आप हैं। मैं समझी नहीं भोलू। इंसान के मन में सबसे पहले ये आता है कि हीरे हैं तो इसे बेच दें और पैसे कमा लें, पर आप तो सबको इस स्वाद का अनुभव कराना चाहती हैं। ये देखकर अब भोजन और बढ़िया लगने लगा। तभी वहाँ पिंटू आता है और कहता है, अरे भाई, कैसी बढ़िया सुगंध है, लाओ मुझे भी खिलाओ दादी। बस अभी लाई। नर्मदा उस चम्मच को पूरे खाने में चला देती है और पिंटू को एक दाल मखनी देती है। अरे वाह माँ, ऐसे स्वादिष्ट खाने को तो दिव्य ही कहा जा सकता है। मैंने कभी शहर में भी ऐसा कुछ नहीं चखा। खा बेटा और खा, आज कोई दाम नहीं लूंगी इस दाल मखनी का। निर्मला भी वहाँ चली आई और पूछने लगी, अरे ओ नर्मदा, क्या बात है और ये शोरगुल कैसा? आओ बहन, तुम भी चखो दाल मखनी, बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं नहीं खाती, बस देखने आई थी कि आखिर तुमने क्या नया बखेड़ा चालू कर दिया। और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सामग्री होगी कहाँ कि तुम कुछ अच्छा बना भी सको। अरे माता जी, चख तो लो, आपका बेटा जो शहर से लाता है उससे भी बेहतरीन है। ए बोलू, बहुत बोलता है। मेरा बेटा जो चीजें भेजता है ना, वैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। चख तो लीजिए, फिर आपकी जो ये बोली निकल रही है ना, वो थोड़ी मीठी हो जाएगी। अच्छा, लाओ देखूं जरा, बड़े आए बोली मीठी करने वाले। नर्मदा बड़ी खुशी से उसे चखने के लिए दाल मखनी देती है। जैसे ही निर्मला उसे खाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वो नर्मदा, मुझे भी बताओ ना कि कैसे बनाई तुमने ये दाल मखनी। बताती हूँ। नर्मदा ने पूरी बात बताई और तुरंत ही निर्मला उस चम्मच को हाथ में लेकर देखने लगी। क्या बात है निर्मला दादी? ये मेरा चम्मच है, मुझे लगा कि ये खो गई है। अब समझ में आया कि इसने चोरी की थी। बस भी करिए अब आप, जब से आई हैं बस खराब बातें, और जी नहीं भरा तो अब चोरी का इल्जाम लगाने लगी हैं। ए प्रधान, तुम कुछ नहीं जानते, इससे पूछो कि फिर इसे ये चम्मच कहाँ से मिला। ये चम्मच रिंकू को मिला था, कल जब वो नदी के किनारे खेलने गया था। हाँ, मुझे वो मामा जी ने दिया था। तेरा कोई मामा वामा नहीं है, बस मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो तुम लोग। मैं चली अपना चम्मच लेकर। ये कहकर निर्मला चम्मच लेकर भाग गई। फिर नर्मदा बहुत उदास हो गई। दादी, दादी मेरा चम्मच। रो मत रिंकू, मैं वो चम्मच जरूर लेकर आऊंगा। नहीं भोलू, जाने दो। नदी के पास इसे वो चम्मच जिसने भी दिया था, और मेरे साथ जो भी घटनाएं हो रही है, उसे देखकर लगता है कि वो जरूर कोई देवता थे। अगर उन्होंने वो चम्मच खुद रिंकू को दिया था तो वो कहीं नहीं जाएगा। तभी निर्मला की जोर की आवाज आई। सभी वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे तो देखा कि निर्मला बाहर गिर पड़ी है और एक प्लेट में चम्मच और खाना रखा है। अरे बचाओ! नर्मदा उसे पानी पिलाती है और पूछती है, क्या हुआ निर्मला? मैंने जैसे ही इस चम्मच से खाना खाया मेरा मुंह जलने लगा। अरे मानो जैसे 10 मिर्ची एक साथ खा ली हो। पानी भी पिया पर ठीक नहीं हुआ। अब जब तुमने पानी पिलाया तो राहत मिली है मुझे। देखा माता जी, जिसका है उसी को मिलेगा। ऐसे कपटी काम ना करें। भगवान ने सब दिया है, पर लालच और ईर्ष्या ऐसी कि किसी और के हाथ में कुछ अच्छा आ जाए तो देखा ही नहीं जाता। मुझे माफ कर देना नर्मदा, ये लो तुम्हारा चम्मच। इस घटना के बाद नर्मदा की दुकान चल गई। नर्मदा की दाल मखनी अब पूरे गांव का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बन चुका था। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेत में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अजय अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है।
मैं समझ सकता हूँ अजय, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। घर संभालूं कि खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं कि गैस ठीक कराऊं। सोच रहा हूँ कि एक चूल्हा बना लूं मैं अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। अजय चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है। एक रात को अजय खेत से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है। भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी। अजय रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी होती है। अजय हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। अजय खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और सब्जियां बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे में ही रखी होती है। अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में हर रोज खाना बांटते हो? कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे घर। देखो, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इसमें जब तुम खाना बनाओ तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाके खत्म होता है खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। माला माल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही पैसे आते हुए देख जय लालची बन गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो दो चूल्हे से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना के देखो, क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे की लकड़ियों में आग लगती है वो चूल्हा आग से फट जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूल्हा बनाया। कल फिर से बनाना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जय को गुस्सा आ गया और उसने अजय पर चिल्ला दिया। एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना। ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो तुम। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजय ना तो लालची था, ना तो अपने पैसे जय से छुपाना चाहता था। उसने सोचा वो फिर से एक चूल्हा बनाएगा।
पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो पहला चूल्हा जय को देकर खुद खेती को लौट जाएगा। अजय ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा बनाया और होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे सपनों पे पानी फेर देगा। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाके पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह, अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या? जय का पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया। बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की किस्मत पे हंस रहा हूं। वो क्यों? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने घर ले गया था उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे विश्वास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हों की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है।